$25 नॉच और बढ़ा दिया अपने क्रूड की गाइडेंस को लेकर जो उन्होंने बात रखी है। रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, बीच में कंफ्यूजन थी, किसी तरह का कोई बदलाव है नहीं। मेरे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्वरूप मोहंती, कृति शाह, सुशांत कुमार मोहंती और अश्विनी कुमार हुडा ये हमारे साथ जुड़े हैं। कृति, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, फर्स्ट टेक में ये पॉलिसी आपको कैसी लगी है? देखिए 11वीं बार मौका ही कुछ ऐसा था कि आरबीआई गवर्नर को ब्याज दरें बढ़ानी नहीं थी, क्योंकि वो चाहते हैं भी ग्रोथ को देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने इन्फ्लेशन को बढ़ाया है। वो कह रहे हैं अब 4.5 से हम 5.5 तक पहुंच जाएंगे। इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही था, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस ये लास्ट 1.5 मंथ में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग सोच रहे थे कि आरबीआई बढ़ाएगा 5.5% से, बट 5.7% इज एक्चुअली अ गुड मूव बाय द आरबीआई। So we believe कि RBI ने more or less they have priced in the current global commodity prices and they have taken in average crude oil prices of 100. So it's a good call when it comes to the overall higher inflation target. बिल्कुल, तो ये कृति का व्यू है। साथ ही हमारे साथ स्वरूप मोहंती भी है, सीईओ मिराय एसेट से। स्वरूप, जिस तरह से एक बात यहाँ ये भी आ रही थी कि ब्याज दरों में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ को डाउनवर्ड रिवाइज कर सकती है सरकार। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे इस कमेंट्री से? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप आज के सिचुएशन देखें तो सिचुएशन काफ़ी नाजुक है, एंड ये खुल के आया इन दिस एंटायर स्पीच ऑफ द गवर्नर। मुझे ये हमेशा ताज्जुब होता है कि एक इतना वॉलेटाइल सिचुएशन में कैसे वो आके इतने शांति से इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इतने साफ सफाई से बोल जाते हैं। दो उन्होंने रेट्स अनचेंज रखे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्होंने कहा है कि ये जो लैफ कॉरिडोर होता है वो 90 बेसिस पॉइंट से नीचे लाके 50 बेसिस पॉइंट्स ला दिए हैं। सो इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ द चेंज ऑफ स्टैंड फॉर द आरबीआई। जो एक अकोमोडेटिव स्टैंड था वो ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं वो दिन अभी ख़त्म होने लगे हैं, और उनका स्टैंड आगे जाके थोड़ा बहुत चेंज होगा। ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है। द डायरेक्टिव जो उन्होंने दिया है बोथ ऑन ग्रोथ एंड ऑन इन्फ्लेशन आर एज पर द सिचुएशन। उन्होंने सबको ये बता दिया है कि आगे जाके चीज़ें महंगे होंगे, और ये महंगे होने के लिए एक वजह है। वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और उनके स्पीच में आप अगर देखें तो कितने बार उन्होंने एक वॉलेटिलिटी के तरफ इशारा किया है, जो एक आगे जाके एक सर्टेनिटी है। क्योंकि जब तक ये जो दो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, कोविड और उसके बाद ऑनगोइंग वॉर और उसका जो इम्पैक्ट है ऑन कमोडिटी प्राइसेस, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये जो पॉलिसी में मुझे जो दिखा विच इज़ वेरी गुड कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वो एक्नॉलेजमेंट में क्या एक्शन होगा आगे जाके, दिस वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू वॉच देन कि रेट चेंज होंगे नहीं होंगे, कि आरबीआई ये नज़रिया कैसे, उनके नज़रिया से ये सिचुएशन कैसा है और वो कैसे इसको संभालेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कंप्लीट सपोर्ट रहेगा टू लिक्विडिटी, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो मेरे हिसाब से जो आया है कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पॉजिटिव्स ये हैं कि उन्होंने ये सिचुएशन को एक्नॉलेज किया है और उन्होंने प्रोसेस भी चालू किया है। तो मेरे हिसाब से वेरी नाइस वे ऑफ एक्नॉलेजिंग द सिचुएशन, एंड ये सिचुएशन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। Very, very impressed by the stand, and also acknowledgement that there will be a change in the way RBI views its policy making going forward is very heartening to see. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पॉजिटिव के हिसाब से भी देखें, एक तो उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट में सुधार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि डिमांड में लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, लिक्विडिटी पर्याप्त है। तीसरा, वो कह रहे हैं कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, भले क्रूड महंगा हो तब भी कोई दिक्कत वैसी बात नहीं है। जो नेगेटिविटी थी, जो मेरे को जो समझ में आई, और मिस्टर मोहंती भी यही बात उठा भी रहे हैं कि ये बात उन्होंने बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको आगे झेलना पड़ेगा। उन्होंने दो बड़ी बातें बताई। पहला तो एक तो ग्रोथ का अनुमान जो FY23 के लिए था वो 7.8% से घटाकर 7.2 किया है, और जो महंगाई दर है वो 4.5 से बढ़ाकर उन्होंने 5.3 किया है। सिद्धार्थ, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए, आपका टेक अवे क्या है, आपके प्लस माइनस क्या रहे इस पॉलिसी को सुनने के बाद? देखिए, जैसे कि हम लोग पॉलिसी का पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉलिसी में इन्फ्लेशन फोरकास्ट ऊपर जाएगा, ग्रोथ फोरकास्ट नीचे जाएगा, ये तो लगभग तैयार था।
इसमें ग्रोथ फोरकास्ट अबाउट 60 बेसिस पॉइंट डाउनवर्ड रिवीजन हुआ, इसमें भी बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज इधर है कि आरबीआई जो मैग्नीट्यूड में इन्फ्लेशन फोरकास्ट को ऊपर लेके गया, आरबीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट को सीधा पूरा साल के लिए 120 बेसिस पॉइंट अपवर्ड रिवीजन किया, एंड उसमें फर्स्ट हाफ में रिवीजन भी बहुत सिग्निफिकेंट है। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट रहा कि आरबीआई इज टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस, कम्युनिकेटिंग इट अपफ्रंट दैट इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसमें आरबीआई क्लियरली बोल रहा है कि पहला हाफ में इन्फ्लेशन एक्चुअली आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस बैंड है उसको ऊपर रहेगा, तो लेकिन आरबीआई अभी रिपो रेट या दूसरा रेट में थोड़ा सा टॉलरेंस इसलिए दिखा रहा है कि उसका उम्मीद यह है कि सेकंड हाफ में नंबर फिर से 6% के नीचे आ जाएगा। तो आरबीआई के लिए बहुत क्रिटिकल बात यह रहेगा कि आगे जाके अगर आरबीआई को लगेगा कि सेकेंड हाफ के लिए भी अपवर्ड प्रेशर ज्यादा बन रहा है, देन द चांसेस ऑफ आरबीआई कमिंग एंड हाइकिंग रेट्स कैनॉट बी रूल्ड आउट। दूसरा एक बात मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा कि नया जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का नया टूल जो आया है, पर्टिकुलरली एसडीएफ जो अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये एसडीएफ अभी 3.75 में जो इंट्रोड्यूस किया है, इसके वजह से जो फिक्स्ड रेट रिवर्स रिपो रेट जो है, जो कि 3.35 में छोड़ा गया है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत कम होते जाएगा, एंड एक्चुअली 3.75 can be some kind of a lower floor for liquidity management going ahead for the next few months. बट इसमें जो आरबीआई किया है, बहुत दिन से जो VRRR और वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो कर रहे थे, उसके वजह से एक्चुअली रेट के ऊपर नया इंपैक्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आरबीआई मार्केट को तैयार करके रखे थे। सो ओवरऑल इन अ वेरी इंटेलिजेंट पॉलिसी इन अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क, एंड क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू आरबीआई एंड गवर्नर। ओके, तो हमारे साथ स्वरूप मोहंती भी हैं, कृति शाह जिनसे भी हमने एक व्यू पॉइंट लिया ही था, सुशांत कुमार मोहंती साहब भी हैं, अश्विनी कुमार हुड्डा जी भी हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और साथ ही सिद्धार्थ सान्याल से भी हमने व्यू पॉइंट ले ही लिया है। सुनील मेहता साहब भी हमारे साथ हैं, और एक और खास मेहमान हिरनदानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनील मेहता जी, एक छोटा सा व्यू पॉइंट आपसे, आपका टेक अवे क्या है इस पॉलिसी को लेकर? देखिए, ये जो वर्तमान हालात हैं उसमें बहुत ही बैलेंस पॉलिसी है, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ये सभी मान के चल रहे थे बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो हम लोग डेलिब्रेट करते हैं कि सरकार जो है जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने एडिशनल एसएलआर विंडो को होल्ड टू मैच्योरिटी रखने के लिए 22 to 23% कर दिया है। सो दैट विल फैसिलिटेट द बैंकिंग सिस्टम इन इन्वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो उससे एक तो जो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम है उसको सपोर्ट हो जाएगा। दूसरा, जो लिक्विडिटी के टूल्स, मतलब आप गवर्नर साहब ने एक बहुत अच्छा सा बात बोली है कि हमने जितने भी लिक्विडिटी के टूल्स हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे, और जो स्पेशल विंडो उन्होंने क्रिएट की है दैट विल प्रोवाइड बफर कि जब भी हमारे पास में लिक्विडिटी के इश्यूज रहेंगे तो ये दोनों जो एसटीएफ इन्होंने किया है और जो एलएएफ है, इनको हम यूज करेंगे। और ये जो है दोनों चीजें, ये डिस्क्रिप्शन बैंक का रहेगा, आरबीआई का नहीं रहेगा। तो जो बैंक का डिस्क्रिप्शन रहेगा, इससे बैंकों को लिक्विडिटी को मैनेज करने में बहुत बड़ा फैसिलिटेशन हो जाएगा। तीसरी जो चीज उन्होंने रखी है, बिकॉज जो एसटीएम का 1% जो बढ़ाने से ट्रेजरी पे जो इम्पैक्ट आएगा इसका, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग। सो होल्ड टू मैच्योरिटी जब वो ज्यादा रख पाएंगे अंडर द एसएलआर में, तो उससे उनके ट्रेजरी पे जो इम्पैक्ट आना है विद इंक्रीजिंग 10 years GSEC रेट, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन को उन्होंने जो एक्नॉलेज किया है, I think that's a reality and that is more closer to the prevailing circumstances, क्योंकि आज की तारीख में जो हो रहा है मार्केट में, सबको मालूम है कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एवरीबडी नोज पेट्रोलियम के जो रेट्स हैं इतने बढ़ चुके हैं। तो उस चीज को उन्होंने एक्नॉलेज किया है और सब्सटेंशियली एक्नॉलेज किया है, और एक इंडिकेशन दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड हमें इस चीज को फेस करना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स ए वेरी बैलेंस्ड एंड वेल ड्राफ्टेड पॉलिसी, जिसमें लिक्विडिटी टूल्स को भी बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है और ग्रोथ को प्रायोरिटी दी गई है, जिससे कि जो अपनी कंट्री है वो रेजिलियंस के साथ में रिबाउंड कर सके, क्योंकि जो पेंडेमिक में सेटबैक्स लगे हैं उससे हम वापस खड़े हो सके। आई थिंक द ग्रोथ इज द मेन टारगेट ऑफ दिस पॉलिसी एंड दैट हैज बीन मेंटेन्ड। आइए एक इंडस्ट्री का व्यू भी जानते हैं, जो कमेंट्री आई है जिस तरह से इकोनॉमिक माहौल चेंज हो रहा है, और मिस्टर हुड्डा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया बुल ग्रुप से, एंड हिरनदानी जी रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे कंट्री के रियल एस्टेट बिजनेस से। हिरनदानी साहब,
आप अपना व्यू पहले शेयर करें, जो कमेंट्री आई ग्रोथ को लेके, थोड़ा सा ट्रिम किया एस्टिमेट। इन्फ्लेशन वाकई एक बहुत बड़ा इशू है, इनफैक्ट आपकी इंडस्ट्री के लिए भी सीमेंट, स्टील सब कुछ यूज़ करना बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से क्या लगता है आपको, डिमांड पे कुछ इम्पैक्ट आता नजर आता है, क्योंकि प्राइस बढ़ाना तो मजबूरी है। Overall GDP growth coming down definitely will affect demand. There is no doubt about that. But accordingly to me, the housing loans are still at the lowest possible price. तो उसके कारण बहुत ही फर्क पड़ रहा है, and overall demand is still being sustained quite a lot. In fact, to me, the last 30 days, demand has definitely gone up and not gone down, and it is continuing to grow, though there have been 5 to 7% to 10% increase in prices is already happened across the board. So inflation definitely is affecting the marketplace, especially in the case of affordable housing. That is one thing which I've definitely noticed, but demand is still quite a high thing. However, if GDP growth falls down at the pace at which it is showing now, 7.2 now instead of 8.5, I think that is going to, in the long run, definitely affect housing, but all the sectors of the economy are definitely going to get a hit. So one, increased prices, demand is still being sustained at this point of time. Lower interest rates is definitely a thing, and the risk weightage guidelines which are there, I think is going to be useful to the marketplace in terms of housing. So I think very, very balanced statement which we have got from the Reserve Bank. I'm looking at it very positively, accepting the fact that the economy is going through this tension, Ukraine crisis, prices going up, everything. Taking this into consideration, we are already moved on in order to accommodate the entire financial market. Good, excellent RBI, a balanced statement which has come from RBI. एग्जैक्टली हुड्डा साहब, आपको क्या लगता है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, लेंडिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको, जिस हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है नेक्स्ट 4 to 8 क्वार्टर्स में, या इवन फॉर 1 year लेवल पे? हाउसिंग लोन्स जनरली शॉर्ट टर्म प्राइसिंग के बेसिस पे प्राइस होते हैं, तो फिलहाल काफी लो रेट्स है, 6.7 6.6% के इर्द गिर्द सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं कस्टमर को। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अभी फिलहाल कुछ महीनों में ज्यादा मूव करते नहीं दिख रहे, ज्यादा से ज्यादा 15 से 25 पैसे का उछाल आ सकता है, पर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप मूवमेंट देखेंगे। हाँ, 1 साल के अंदर लग रहा है कि 1% तक का बढ़ावा हो सकता है, एंड पर अप्रिशिएट करने की ये बात है कि एवरेज होम लोन रेट लास्ट 12 साल में 9% रहे हैं, जो कि आज 6.75 लेट से एवरेज पे कस्टमर को मिलता है। तो अगर ये 1% बढ़ भी जाता है 1 साल में, तो भी ये 7.75% पे मिलेगा, जो कि लास्ट 20-22 साल में देखें तो 1-2 बार ही हुआ है कि कभी 8% से नीचे होम लोन मिले हैं। तो फिर भी फेवरेबल रहेगा, जिस हिसाब से रियल एस्टेट पॉइज्ड है, जिस हिसाब से हम सेल वेलोसिटी देख रहे हैं, कंटिन्यूअस वेलोसिटी। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ गई है, पर फिर भी एवरीडे सेल्स जो बिल्डर्स बता रहे हैं उसके हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम है, और इंटरेस्ट रेट लोअर साइड में जब तक रहेंगे तब तक डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सुशांत मोंती जी भी हमारे साथ हैं। सुशांत जी, अगर ये बताइए, आपकी आरबीआई की कमेंट्री ने $100 क्रूड प्राइस को एस्टिमेट किया, एज्यूम किया, क्या ये मानना सही होगा कि जो पहले हमारा रेंज चल रहा था 65-75 वाला, अब वो रेंज क्रूड का शायद परमानेंटली 85-95-100 के आसपास होना चाहिए, तो पूरे इकोनॉमी को भी उसी लेवल के क्रूड से एडजस्ट करना पड़ेगा, और आरबीआई का अनुमान यही है? सुशांत जी, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि जो हमने 75 और $80 पर बैरल की ऑयल हम देख रहे थे, वो अभी नहीं रहने वाला है। जो बदले हुए हालात में ये प्राइस ऊपर जाने ही वाला है।
बट ये 100 के आसपास जो बैरल अभी हम कंसिडर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो 130 का भी देखे हैं, बट 130 के बाद वहाँ ज्यादा देर रुकी नहीं है। सो इसमें लगता है कि जो बैलेंस है ये 100 के आसपास ये बिल्कुल बराबर है हमारे हिसाब से। और ये बात दिख भी रही है, क्योंकि FY23 के लिए जो जीडीपी का अनुमान है उन्होंने स्लाइटली थोड़ा सा डाउन भी किया है। कृति, आपका टेक क्या है इस जीडीपी के कट पे और इन्फ्लेशन के थोड़ा सा बढ़ाने के स्टांस को लेकर? ये अभी तो डाइजेस्ट हो गया, अगर आगे ये सिचुएशन ऐसी बनी रहती है, 100 के ऊपर क्रूड रहता है, तो क्या आरबीआई को एक बार और इन्फ्लेशन को रिवाइज करना पड़ सकता है क्या? तो अगर 110 एवरेज हुआ क्रूड ऑयल का, अगर इससे ज्यादा बढ़ गया एवरेज, देन और 30-40 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट आएगा जीडीपी ग्रोथ पे, और इन्फ्लेशन पे अराउंड 50-60 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट देख सकते हैं हम लोग आगे जाके। सो आरबीआई माइट हैव टू रिवाइज इट इवन फर्दर अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डाउनवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जनरली जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होता है वो लोअर स्ट्रैटा और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तो हम लोग डिमांड देखेंगे गिरते हुए इन दैट ग्रुप एरिया, not in the premium class. Premium class and upper middle income group might continue to spend even at high inflation. So GDP जो downward revision होगा वो informal segment से होगा, और consumption जो lower strata में जो impact होगा उससे होगा। And whereas हम लोग देखेंगे कि capital formation जो बोलते हैं investment cycle, वो भी एक year से delay हो सकता है because of higher inflation. So these all factors might impact the growth even going forward because of higher inflation. So अगर commodity prices 110 crude oil बढ़ गया, और if we see more escalation in other commodity prices, input prices, then we would see impact much more on the GDP growth. निरंजन जी, जैसे इस बार पॉलिसी में ये आया है कि जो इन्फ्लेशन है वो करीब 5.5% के ऊपर रहेगा। एक और चीज़ जो हम बार बार रिपोर्ट से और अलग अलग एक्सपर्ट से भी सुनते हैं, वो सुनते हैं कि डिमांड को लेकर अभी कोई डेंट नहीं है। आपका भी यही व्यू पॉइंट है ना? भले ठीक है 5.5% की इन्फ्लेशन, जैसे कृति कह रही है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा असर आता है, लेकिन वैसे आपको कोई डिमांड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है ना सिस्टम में? निरंजन जी, आवाज आ रही है आपको? सर प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए। Hello, demand is definitely there in the marketplace. Demand is in fact growing steadily, and both on the residential and now picking up on the commercial side also. तो मेरे अंदाज से ये जो cycle आ गई है, the people are buying, there is continuing to buy. There is a little problem in the affordable segment because आज के तारीख में जैसे स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन हुआ है, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में कुछ कम हो सकता है, not at this point of time, but maybe 3, 4, 6 months down the line, affordable segment, both in terms of a cost push in inflation and a price rise not being absorbed by the marketplace because the buying capacity is not there. But on the other hand, आप देखिए salaries are also started to go up. So people are getting higher salaries both in the IT sector and the financial sector and other sectors. So because of a combination of increase in salaries, they may be able to absorb, but there will be certain sectors जहां salaries नहीं बढ़ रही है, वहां affordable segment में एक setback हो. ये कोविड के कारण एक work from home का डेफिनेटली इफेक्ट पॉजिटिव आया है इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल कंजम्पशन, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हम बड़ा घर रहे हैं, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम हो, तो पीपल कैन कंटिन्यू टू स्टडी फ्रॉम होम, बच्चे लोग स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हैं, और जो भी काम करना चाहते हैं एटलीस्ट 1 person, हस्बैंड वाइफ 1 person कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम. तो मेरे अंदाज से ये सब के कारण डिमांड इन हाउसिंग इज continuing to grow, and in spite of this, but some setback in inflation because of inflation and cost could take place, but not happening just now. But 6 months, 12 months, if this price of oil continues to be 100 and above, certainly there's going to be some effect of it on the affordable segment. And also one thing more I forgot, the PMAY scheme is coming to an end. So the subsidy which was there
in terms of interest subsidy for 15 years, 3% interest subsidy, which was there in the affordable segment for homes below 45 lakhs, will come to an end by March of next year. So if it is not continued, then that also could have some negative effect to the affordable segment, which is EWS below 45 lakhs across the country. So हो सकता है, but today I don't see that happening in the short run. 6 महीने में तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन उसके आगे हम depending on oil and other inflationary factors हमें देखना पड़ेगा. बहुत बहुत शुक्रिया इन कमेंट्स के लिए. तो हमारी एक स्पेशल पैनल आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. स्वरूप मोहंती मिराय से, सुशांत कुमार मोहंती बैंक ऑफ बड़ौदा से, सुनील मेहता इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सीईओ, कृतिशा इकोनॉमिस्ट डैम कैपिटल, और अश्विनी कुमार हुड्डा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, और निरंजन हीरानंदानी ग्रुप से. आप सभी गेस्ट का, स्पेशल पैनलिस्ट का स्पेशल डिस्कशन में अपने व्यूज देने के लिए बहुत बहुत